तो हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल आईपी एड्यू फोकस क्लासेस में। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम आईएएस कोड 456 2000 आरसीसी की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। तो हमने पिछली जो हमारा लेक्चर था पार्ट 11 तक हमने कवर कर लिया था। आज इस सीरीज का लास्ट पार्ट है, पार्ट 12। आईएएस कोड की जो सीरीज है, इस सीरीज का हमारा लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 11 तक हमने सेक्शन 5 ऑफ आईएएस कोड की कंप्लीट कर दी थी सारी। आज हम लास्ट सेक्शन करेंगे आईएएस कोड की, वो है सेक्शन 6, जिसका जो टॉपिक का नाम है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जितने भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाटा है, वो मैं आज आपको इस पार्ट 12 में बताऊंगा बताऊंगा ठीक है। तो आई होप सब बच्चों ने पार्ट 11 तक अच्छे से देख लिया होगा। अगर किसी को भी डाउट है पार्ट 11 में तो बताना। और अगर मैं आपको एक बात बता दूं, आईएएस कोड की जो मैंने टोटल जितने भी पार्ट कराए हैं और इंक्लूडिंग जो आज का पार्ट होगा, इसमें किसी भी बच्चे को अगर जो डाउट्स होंगे तो मैं एक डाउट सेशन ले लूंगा। तो मैं आपको जो जो बच्चों के जो डाउट होंगे वो मैं डाउट सेशन में सारे अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आई होप पार्ट 11 तक आप सब बच्चों ने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे और अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। और पीवाईक्यू भी आप साथ साथ में देख रहे होंगे कि जो जो मैंने पढ़ाया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट पढ़ाया है मैंने वो सब, ठीक है। तो आइए आज हम देखते हैं पार्ट 12 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है। तो वो है हमारा ये परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ये इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन है, ठीक है। ये रहा आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। उसके बाद ये M10 मेंशन है, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45 और M50। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको मेंशन है। अब M क्या होता है और 10 क्या होता है, ये मैंने पार्ट 2 में बताया था। अब मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये नहीं पता होगा कि M क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 क्या रिप्रेजेंट करता है। आई होप आप सबको आप अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन होगा, आपसे पूछ लेंगे कि बताइए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग कंप्रेशन, या पूछ लेंगे इन डायरेक्ट कंप्रेशन, उसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, देखिए लिखा है ना यहाँ पर, ये चीज यहाँ डिनोट की हुई है। यहाँ लिखा है सिग्मा सी बी सी। परमिसिबल स्ट्रेस को हमने सिग्मा सी से डिनोट कर दिया, और बी हमारा हुआ बेंडिंग, और आगे सी हुआ इन कंप्रेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग। बेंडिंग के केस में परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी होती है, बेंडिंग के केस में कौन से ग्रेड की, M10 की, उसका वैल्यू होगी, उसका आंसर होगा 3, ठीक है। अब आपसे पूछ लें कि परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन इन परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन डायरेक्ट पूछ लें, डायरेक्ट वैल्यू पूछ लें, उसके केस में उसका M10 की वैल्यू पूछ लें, तो उसका आंसर होगा 2.5, ठीक है। आपसे पूछ लें परमिसिबल स्ट्रेस इन 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 डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, उस केस में होगा 4। देखिए, आपको ये स्टेटमेंट तो दी ही होगी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन। अब आपको अगर यहाँ बेंडिंग मेंशन होगा तब ये सारी वैल्यूज आएंगी, अगर डायरेक्ट मेंशन होगा तब ये सारी वैल्यू आएंगी। आपको ये वैल्यूज एज इट इज याद करनी है सारी, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा, ये सिर्फ टेबल है एक, आपको सिर्फ ये वैल्यूज याद करनी है। ये जो ऊपर स्टेटमेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी होगी। बस जो मेजर डिफरेंस होगा, या तो आपका बेंडिंग लिखा होगा या तो आपका डायरेक्ट लिखा होगा। कि अगर इन दोनों में से जो भी लिखा होगा, आपको वैल्यूज रिमेंबर होनी चाहिए। आपको वैल्यूज रिमेंबर होंगी तभी आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो कि यह देखिए ये स्टेटमेंट है। तो बेंडिंग कंप्रेशन के केस में तब आपकी M25 की वैल्यू पूछ ली क्या है, तब आपका आएगा 8.5। तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, और बेंडिंग के केस में कौन सी वैल्यूज होती हैं और डायरेक्ट के केस में कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड एवरेज फॉर प्लेन बार इंटेंशन, ये है हमारा टाउ बी डी। टाउ बी डी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, ये है हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब हमने लिमिट स्टेट में वैल्यूज देखी थी, M20 की कितनी होती है, M25 की कितनी होती है।
अब एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड टाउ बी डी की वैल्यू कितनी होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए, वो लिखिए यहाँ पर। अब आपसे पूछ लें कि बताइए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है इन केस ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तब इसका क्या आंसर है? तब इसका आंसर है ये 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आपसे पूछ लें कि बताइए M35 की डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है इन केस ऑफ M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, 1.1 होगी। अगर पूछ लें एज पर लिमिट स्टेट मेथड तो फिर मैंने आपको जो टेबल बताया हुआ है उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसमें आपको सारी की सारी वैल्यूज याद होनी ही होनी चाहिए। और ये मत सोचना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे एग्जाम में आ चुके हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, तभी मैंने आपको ये टेबल यहाँ पर बताया है। ठीक है, आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट। देखिए अब ये एक टेबल ये भी है, आज सिर्फ जो है तो आज सिर्फ थोड़े से ही टॉपिक है, लेकिन आज मैक्सिमम जो टेबल डाटा है वही है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, आपको याद रखना ही रखना है। देखिए इसमें से एसएससी जेई एग्जाम में, स्टेट जेई एग्जाम में ये क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। ये टेबल तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछ लेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस बताइए इन स्टील रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब आपको ये कंडीशन दी होंगी टाइप ऑफ स्ट्रेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट, कौन कौन सी स्ट्रेसेस लग रही हैं स्टील रिइंफोर्समेंट में। या तो आपको टेंशन दी होगी, कंप्रेशन दी होगी, ठीक है, या आपको ये वैल्यूज दी होंगी। अब इस केस में देखिए सबसे पहले है टेंशन। ठीक है, टेंशन अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm। ठीक है, मतलब कि डाया हमारा लेस देन इक्वल टू 20 mm हो, उस केस में हमारी जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 140। ठीक है, और अगर डाया हमारा ओवर 20 mm हो, उस केस में हमारी वैल्यू होगी 130। ठीक है, अगर हमारा ओवर 20 mm हो। ठीक है, अब मैं आपको एक ये टेबल में आपको एक अच्छे से पूरा रफ में बना के भी बताता हूँ ये कैसे बनेगा टेबल। ठीक है, देखिए अब उसके बाद Fe415 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है, उसके केस में 230 होगी। ठीक है, तो इसके केस में जो मतलब कि ओवर 20 mm है उस केस में भी हमारी 230 होगी। ठीक है, अब ये कैसे हमारी 230 है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, एक मिनट में यहाँ पर ये रेज कर देता हूँ आपको, मैं फिर से पूरा अच्छे से डिटेल से एक बार फिर समझा देता हूँ, आपको याद रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है माइल्ड स्टील बार कन्फॉर्मिंग टू दिस। माइल्ड स्टील बार के लिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारा माइल्ड स्टील होता है उसमें कौन सा ग्रेड यूज होता है, Fe250 आ गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा आ गया Fe415 हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ग्रेड मेंशन है Fe415। ठीक है, अब Fe250 के केस में जब हमारी टेंशन कंडीशन दी होगी, जब हमारा डाया लेस देन इक्वल टू 20 mm होगा, उस केस में जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा डाया 20 mm से ज्यादा होता है, ठीक है, उस केस में जो वैल्यू होगी वो होगी 130 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो है Fe250 का। अब सेम केस टेंशन में आएगा Fe415 का। अगर हमारा जो डाया है वो लेस देन इक्वल टू 20 mm है, अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm है, बल्कि लेस देन इक्वल टू 20 mm, उस केस में हमारी वैल्यू आएगी 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा अप टू मतलब कि ओवर 20 mm है, उस केस में हमारी वैल्यू आएगी 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब कि Fe415 के केस में अगर लेस देन इक्वल टू 20 mm भी हो या ओवर 20 mm भी हो, दोनों के केस में 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही वैल्यू आती है किस चीज की, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट। जब आपको माइल्ड स्टील बार्स गिवन हो, ठीक है, और आपको टेंशन की कंडीशन हो, और आपको ये दिया हो अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm,
उस केस में हमारी वैल्यू होती है 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और Fe 415 के केस में वैल्यू होती है 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर ओवर 20 mm हो लिखो स्टेटमेंट में, उस केस में आपकी वैल्यू होती है 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और यहाँ पर होती है अब अबव के लिए, मतलब अबव 20 mm के लिए इसमें सेम होती है 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको कंडीशन मेंशन होती है कंप्रेशन की, पहले टेंशन था कंप्रेशन का, उस केस में इसकी वैल्यू होगी 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, और इस केस में इसकी वैल्यू होगी 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। मीडियम वाला ये एग्जाम में कम ही आता है, एग्जाम में आता है ये माइल्ड स्टील बार वाला और ये हाई यील्ड स्टैंडिफॉर्म बार वाला, और यही कंडीशन होती है, या तो टेंशन दी होगी या तो कंप्रेशन दी होगी। ये टेंशन में जो दो ए और बी पॉइंट है ना, ये आप याद रखना कि कब है, अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm, ओवर 20 mm, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये था हमारा टेंशन का। देखिए, अब हमारा कंप्रेशन इन बार इन ए बीम और स्लैब वेयर द कंप्रेसिव रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए आपकी वैल्यूज हैं अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर और 130 न्यूटन पर एम स्क्वायर ओवर 20 mm, और सेम Fe 415 के लिए 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मतलब कि Fe 415 के लिए तो ओवरऑल सेम ही है मैक्सिमम हमारा, जो मैंने देखा है अभी, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ओवर 20 mm है, जो अप टू 20 mm है, इन केस ऑफ Fe 415 कंप्रेशन का केस है तो 190 न्यूटन पर एम स्क्वायर है। अगर टेंशन का केस है तो 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब एक चीज हो रहा है, आप बोल रहे हो कि ये भी कंप्रेशन का केस है और ये भी कंप्रेशन का केस है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये देखिए इन कॉलम बार है यहाँ पर, और ये कंप्रेशन का केस है जहां पर इन्हें बीम और स्लैब है, तो ये फर्क है दोनों में, ठीक है। ये टेबल आपको एज इट इज याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं काफी, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से फिर से रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखिए ये हमारा कुछ नोट्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आईएएस कोड में से, तो ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। For high yield stand deformed bar of grade Fe500, the permissible stress in direct tension and flexure tension shall be 0.55 by the permissible stresses for shear and compression reinforcement shall be as for grade Fe415। देखिए अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था, for high yield and deformed bar of grade 5 Fe500 the permissible stresses in direct tension and flexure tension shall be, तो उसका आंसर था 0.55 Fy। एज इट इज ये फर्स्ट स्टेटमेंट आई थी, द परमिसिबल स्ट्रेसेस फॉर शेयर कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट शैल बी एज फॉर ग्रेड Fe415। अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोली ना फॉर हाई स्ट्रेंथ वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुकी है ऑलरेडी, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप ये याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक कंफॉर्मिंग टू IS 1566। देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि वेल्डिंग वायर फैब्रिक का जो आईएस कोड था वो किसके रिलेटेड होता है, वो होता है हमारा IS 1566। द परमिसिबल वैल्यू इन टेंशन इज 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये एज इट इज स्टेटमेंट एग्जाम में आती है कि फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक कंफॉर्मिंग टू IS 1566 द परमिसिबल वैल्यू इन टेंशन इज, तो इसका आंसर होता है 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमने जो हमारा थ्योरेटिकल आएगा ना, तो हमने ये ऑलरेडी वापस पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आरसीसी में जो आईएएस कोड के, हम आईएएस कोड को तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ना उसमें भी काफी कुछ इंक्लूड होता है, आईएएस कोड से मिक्सअप होता है, तो वो हमको अलग से पढ़ना ही पढ़ना है, वो हम सबको फिर से पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे डेवलपमेंट लेंथ हो गया, वो हमको फिर से पढ़ना है, क्योंकि हमने अब उसमें न्यूमेरिकल भी देखने हैं अच्छे से, तो ये चीजें रिपीट होंगी काफी अभी, ठीक है। तो आपको तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील फॉर विच देयर इज नो क्लियर डिफाइंड यील्ड पॉइंट शुड बी टेकन टू बी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। सेम स्टेटमेंट एज इट इज आई हुई है, ये पूछा हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी होगी, ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी होगी। अब फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ये पढ़ते हैं,
When mild steel conforming to grade 2 of IS 432 part 1 is used, the permissible stresses shall be 90% of the permissible stresses in column 3. ये जो हमारा ये तीन थर्ड जो पॉइंट है, if the design detail have already been worked out on the basis of mild steel conforming to grade 1 of IS 432 part 1, the area of reinforcement shall be increased by 10% of that required for grade 1 steel. तो ये पॉइंट आपको एज इट इज पढ़ लेना है एक तरीके का, मतलब कि आपको जस्ट गो थ्रू करना है इस पॉइंट से। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वो है हमारे ये पार्ट, ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जो मैंने ये बताया पॉइंट 55 वाला, ये याद रखना, ये स्टेट AE एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आई होप ये आपको ये पता चल गया होगा। आज जो हमारे टॉपिक है ना, कुछ बिल्कुल थोड़े थोड़े जो जो इम्पोर्टेंट है वो बचे हुए हैं हमारे, लेकिन कुछ इसमें से इम्पोर्टेंट टेबल था वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम हमारा कवर हो चुका है ये स्कोर का, जो हमने सारा कवर करना था ना, वो हमारा पार्ट 11 तक ऑलमोस्ट, क्या मैं कह रहा हूँ 95 से 95% तक हमारा कवर हो गया। आज जो 5% थोड़ा थोड़ा जो हमारा टॉपिक बचे हुए हैं, आज हम वो कवर कर रहे हैं बस, ठीक है। तो मैंने पहले अभी आपको बताया, सबसे पहले ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट का जो जो मैंने टेबल की वैल्यूज बताई, आपको ये एज इट इज याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको ये परमिसिबल स्ट्रेस स्टील रिइंफोर्समेंट का ये बताया, ये काफी याद होना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक चीज याद रखना, आप स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, कब कॉलम बार पूछा है, कब बार जिन्हें बीम और स्लैब पूछा है, कौन सी कंडीशन पूछी है, आपको स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आपको स्टेटमेंट्स काफी अच्छे से याद रखनी है। वैल्यूज रटने से कुछ नहीं होगा जब तक आपने स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं समझा है कि स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। कि टेंशन या कंडीशन दे दी, ओवर 20 mm पूछा जा रहा है या अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm पूछा जा रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट का ये कुछ टेबल है, अब आपको ये याद रखना है। देखिए ये टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने ये पढ़ा परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, दैट कंप्रेशन के केस में। अब ये टेबल है हमारा टेंशन का केस में। अभी हमने पढ़ा ना ये जो टेबल है, टेबल 21, तो ये था हमारा जो कंप्रेशन वाला केस था, मतलब कि बेंडिंग कंप्रेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन वाला। अब ये जो टेबल है ये है हमारा टेंशन केस का जो टेबल है हमारा, ठीक है। M10 की वैल्यू होती है उस केस में 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M15 की वैल्यू होती है 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M20 की वैल्यू होती है 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M25 की वैल्यू होती है 3.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपको टेबल याद रखना है एज इट इज। हालांकि इस टेबल में से ना एक दो बार ही क्वेश्चन पूछने जा चुका है, लेकिन आपको ये याद रखना है टेंशन वाला केस, ठीक है। M30 की वैल्यू होती है 3.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M35 की वैल्यू होती है 4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M40 की वैल्यू होती है 4.4 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M45 की वैल्यू होती है 4.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M50 की वैल्यू होती है 5.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो मैं आपको एक बार ये फिर रिपीट कर दूं कि देखिए जो अभी हमने सबसे पहले जो टेबल किया था ना, आइए जो अभी इस लेक्चर में, कि जो परमिसिबल, ये अब मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ। ये देखिए जो सबसे पहले हमने टेबल किया था ना परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन के केस में, ये जो टेबल है जो अभी ये मैं अभी आपको ये टेबल बताया है, ये हमारा है टेंशन के केस में। ये पूरा जो हमने फर्स्ट किया था उससे रिलेटेड है। पहला हमारा कंप्रेशन का केस का था, जो अभी मैंने आपको बताया वो है हमारे टेंशन के केस का टेबल, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन के केस का ये था हमारा कंप्रेशन के केस का टेबल, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन। तो ये है हमारा डायरेक्ट टेंशन, में लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये डायरेक्ट टेंशन के केस का टेबल है। डायरेक्ट टेंशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगी कि टेबल कैसे कैसे था, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन के वैल्यूज पूछी जाएंगी, परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट टेंशन के टेबल में M10 ग्रेड के केस में क्या वैल्यू होगी ये आएगी, M15 की क्या वैल्यू होगी ये आएगी। तो ये है हमारा, ठीक है। अब सेकंड टेबल देखिए, देखिए हमने एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज पढ़ी थी लिमिट स्टेट मेथड में। अब ये जो टेबल है ना, ये है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो सेम एज इट इज आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उस केस में ये वैल्यू होगी 1.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मैं आपको वैल्यूज रिपीट कर देता हूँ एक बार। M15 की वैल्यू है 1.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर,
M20 की वैल्यू है 1.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M25 की वैल्यू है 1.9 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M30 की वैल्यू है 2.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M35 की वैल्यू है 2.3 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M40 एंड अबव की वैल्यू है 2.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये वैल्यूज है हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। जो लिमिट स्टेट मेथड वाली है वो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये टेबल जो दोनों मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर इस स्लाइड में, ये दोनों आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छे से पता चल गया होगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक जो इस सीरीज का आईएएस कोड का है, और काफी बच्चे जो पीवाईक्यू लगा रहे हैं ना, इसमें से टेबल में से क्वेश्चन देखा ही देखा होगा उन बच्चों ने, काफी बार रिपीट होता है इस टेबल में से क्वेश्चन। देखो, जो इस टेबल में से ना ये दोनों वैल्यूज पूछी जाती हैं, लेकिन मैंने जो पीवाईक्यू एनालिसिस किए है ना, जो रिकमेंडेड वैल्यू वाली है ना, ये काफी बार पूछी जाती है। ठीक है, मैं कंडीशन दोनों पढ़ता हूँ, मैं आपको दोनों बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला कंडीशन पढ़ते हैं। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ हैंड। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन है और रिस्ट्रेन्ड है अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ हैंड, उसके केस में थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 0.50 L और रिकमेंडेड वैल्यू होती है 0.65 L। ये हमारा लिखा हुआ है 0.50 L, ये हमारा 0.65 L। अब ये आपको कंडीशनें याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको बोलेंगे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड वन एंड। अब उसकी वैल्यू बताइए इन केस ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, उसकी वैल्यू होगी 0.70 L। अब पूछ लें इन केस ऑफ रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ, उस केस में होगी 0.80 L। सारा खेल है इन कंडीशंस का, ये आपको कंडीशनें याद होनी ही चाहिए। ये आप बार बार पीवाईक्यू करोगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इस टेबल में से आप जितने भी पीवाईक्यू लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही पूछा हुआ है। 100% इस टेबल में से क्वेश्चन आया हुआ है, और कोई हर बार कोई ना कोई कंडीशन आती ही आती है। ऑलमोस्ट 7-8 कंडीशनें हैं, वो सारी आती ही आती हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड कंडीशन क्या है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। उस केस में हमारा थ्योरेटिकल और इफेक्ट रिकमेंडेड वैल्यू की लेंथ, जो हमारी वैल्यू होती है, दोनों सेम होती है, 1L और 1L। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन, ये भी पढ़ते हैं। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ये पोजीशन में हेल्ड है, एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड वन एंड, एंड अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, मतलब कि अगले दूसरे एंड में रिस्ट्रेन है रोटेशन के, बट पोजीशन में हेल्ड नहीं है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। उस केस में हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 1L और रिकमेंडेड वैल्यू होती है 1.20L। ठीक है, ये हमारी फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड, एंड अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इस केस में कोई वैल्यू नहीं है हमारी इफेक्टिव की थ्योरेटिकल में, और रिकमेंडेड में हमारी 1.50L। इसको ना आप डबल स्टार मार्क कीजिएगा, क्योंकि इसमें से ना ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ये जो कंडीशन है ना ये काफी बार रिपीट हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, एंड एट द अदर एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन। अदर एंड में रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन है बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन में हेल्ड नहीं है। उस केस में दोनों की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ एल। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई, ये हमारी रिकमेंडेड वैल्यू होगी, दोनों की सेम। ठीक है, ये हमारी होगी सिक्स्थ कंडीशन। अब हमारी सेवंथ और लास्ट कंडीशन है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। दो लास्ट में दोनों के नॉट नॉट है। इसमें वैल्यू है हमारी 2L और 2L, ट्वाइस ऑफ एल, ट्वाइस ऑफ एल। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई, ये हमारी रिकमेंडेड वैल्यू होगी। अब आप बच्चे बोलेंगे ये स्टेटमेंट कैसे याद रखें। देखिए, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू लगाएंगे ना, ये हर एक स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुकी है, या आपको जब आप पीवाईक्यू बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ये याद हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, आपको थ्योरेटिकल वैल्यू भी याद रखनी है, आपको रिकमेंडेड वैल्यू भी याद रखनी है। आप ये मत सोचिएगा कि रिकमेंडेड याद रख लेते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम में कहाँ ही आएगी।
लेकिन आती दोनों है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आज हमने जो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब कुछ ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एमओआर मतलब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम करेंगे जब हम आरसीसी के लेक्चर्स करेंगे, ताकि मैं आपको उस टाइम बताऊंगा, तब हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ना साथ साथ में, तब हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को अच्छे से जो फॉर्मूले जो आईएस कोड में भी गिवन है वो हमने आरसीसी लेक्चर में भी कवर करने हैं, इसलिए मैंने अभी आपको वो फॉर्मूले नहीं बताए, वो हम आरसीसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पार्ट 12 तक अच्छे से समझ आया होगा। इस सीरीज में जो आईएस कोड के मैंने पार्ट 12 तक कवर किया, हर एक चीज आपको मैंने अच्छे से बताई है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो अगर कुछ बच्चों के कुछ ज्यादा डाउट्स होंगे, मैं डाउट सेक्शन भी ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डाउट सेक्शन लूंगा और बच्चों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जिस किसी को भी कोई डाउट है तो वो मेरे को जरूर बताएं, ठीक है। तो आज का लेक्चर पार्ट 12 हम यहीं खत्म करते हैं। इसी के साथ जो हमारी आईएएस कोड 456 2000 आरसीसी की थी कंप्लीट सीरीज, वो हमारी खत्म होती है, ठीक है। तो अब हम कल से, आप सबको पता है कि एसएससी जेई 2025 का फुल टेक्निकल कोर्स लॉन्च होगा यूट्यूब में। तो मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम 5 फरवरी 2025, मतलब कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज और, इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट होगा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो बिल्डिंग मटेरियल होगा। और इसमें 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 से जो हम सबसे पहला चैप्टर करेंगे वो हमारा होगा सीमेंट का, ठीक है। पीवाईक्यू भी उसके साथ साथ हम कराएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कवर कराएंगे बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, जो भी सब्जेक्ट है हमारे एसएससी जेई 2025 में, मेरे तरफ से पूरा 100% एफर्ट होगा आप बच्चों के लिए। आप बहुत अच्छे से नोट साथ साथ में बनाना, पीवाईक्यू हम आराम से अच्छे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो कल के लिए आप इंतजार करिए, कल बहुत ही अच्छा लेक्चर आएगा सीमेंट का, जो हमारा पहला टॉपिक होगा। एक एक जो हमारा टॉपिक होता है ना, एक एक जो सीमेंट का जो हमारा चैप्टर है, उसमें से जो जो टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से कवर होंगे। ये नहीं है कि मैंने यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैंने एक एक लाइन लिखा दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसा जैसा है, मैं वैसे वैसे ही बताऊंगा आपको, बिल्कुल ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो हमारी आईएएस कोड की जो सीरीज थी उसको काफी अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आप कमेंट करोगे बेशक अच्छे हो बुरे हो, मेरे कुछ मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट लानी है, कुछ भी आपको कमेंट करना, आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना, ताकि जो अगले लेक्चर्स आए बिल्डिंग मटेरियल जो हम एसएससी जेई का फुल कोर्स लॉन्च करेंगे, उसमें मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपके ऊपर और 100% एफर्ट लगा सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।